आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज एलसी सर्किट और सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे प्योर रेजिस्टर सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट एंड प्योर कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आरएल सर्किट से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का आरएल सर्किट। आरएल सर्किट, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R और इंडक्टर का इंडक्टेंस है L। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं AC सोर्स से, जिसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है E नॉट sin ओमेगा t। ठीक है, ये है हमारा आरएल सर्किट। ठीक है, अब हम सबको पहले भी पता है कि सीरीज में दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे करंट सेम फेज में होगा। R में जो करंट होगा वही करंट L में भी जाएगा। तो यहाँ पे करंट I अगर ये आ रहा है तो यहाँ पे भी करंट I ये आएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का फेज डिफरेंस किसमें आएगा? ईएमएफ में फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टर में जिधर करंट होता है, प्योर रेजिस्टर सर्किट में हम लोग देखे थे कि करंट और ईएमएफ में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो प्योर रेजिस्टेंस में भी कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। जिधर इस करंट होगा उधर ही ईएमएफ होगा। लेकिन इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है विद फेज पाई बाय 2, विद फेज पाई बाय 2। इंडक्टर का जो ईएमएफ है वो करंट से लीड करेगा विद फेज पाई बाय 2। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम बनाएंगे ईएमएफ का। तो रेफरेंस के लिए हम लोग करंट ले लेते हैं। यहाँ पे अगर करंट इधर जा रहा है तो जिधर करंट है उधर ही ईएमएफ होगा रेजिस्टर का, लेकिन जिधर करंट है उससे लीड करेगा ईएमएफ किसका? इंडक्टर का। तो ये हमारा हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो फेज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर का ईएमएफ एंड रेजिस्टर का ईएमएफ है पाई बाय 2। इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, क्या निकलेगा रिजल्टेंट? हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा ये। अब ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? देखो, सप्लाई मिला E, जो कि E नॉट sin ओमेगा t के इक्वल है, और यही सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ, थोड़ा सा गया रेजिस्टर में, थोड़ा सा गया इंडक्टर में ईएमएफ, लेकिन इन दोनों का बीच में फेज डिफरेंस है। तो ये इसको हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वही E के इक्वल आता है। यानी सप्लाई आया E और E इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे? E इक्वल्स टू रूट ओवर इन दोनों का रिजल्टेंट Vn स्क्वायर प्लस Vr स्क्वायर। समझ में आ गया? ये हो गया E। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है। E इक्वल्स टू हमें पता है, E इक्वल्स टू क्या होता है? E नॉट sin ओमेगा t। E की जगह लिखेंगे E नॉट sin ओमेगा t एंड VL की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि VL क्या होगा? IXL। ठीक है, तो VL की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? IXL का होल स्क्वायर एंड VR की जगह लिखेंगे IR का होल स्क्वायर। तो यहाँ I स्क्वायर I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो I स्क्वायर निकल जाएगा, तो बाहर आ जाएगा I हमारे पास, और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास E नॉट sin ओमेगा t। I का वैल्यू आ गया E नॉट बाय रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर sin ओमेगा t। तो ये आ गया हमारा सीरीज आरएल सर्किट। अब ये जो क्वांटिटी, ये जो वैल्यूज दिख रहा है E नॉट बाय रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इस पूरे वैल्यू को हम लोग बोलते हैं I नॉट, यानी I नॉट इक्वल्स टू E नॉट बाय रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। अब ये चीज नीचे का जो क्वांटिटी दिखा, जैसे ये क्वांटिटी हमको दिख रहा है, ये वाला क्वांटिटी, नीचे वाला क्वांटिटी, ये जो इस क्वांटिटी को वर्क कर रहा है, तो ये क्वांटिटी जो है रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस, और इसको डिनोट करते हैं ZL से। ये क्या होता है? इंडक्टिव इम्पीडेंस, उसको डिनोट करते हैं ZL से, और इसका यूनिट होता है ओम। तो यूनिट होता है ओम। ठीक है, XL इक्वल्स टू हम लोग पता है XL इक्वल्स टू होता है L ओमेगा, तो यहाँ पे L ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। अगर ओमेगा नहीं पता है तो ओमेगा की जगह हम लोग 2 पाई f लिख सकते हैं, L into 2 पाई f का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सीरीज LR सर्किट। सुना है? और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल ईएमएफ लीड ही करेगा। तो सपोज कर लेते ओवरऑल ईएमएफ लीड कर रहा है विद फेज फाई एंगल्स, विद फेज फाई एंगल्स। तो अगर ये फाई एंगल का वैल्यू निकालना चाहो, अगर तुम देखना चाहो फेजर डायग्राम से कि ओवरऑल ईएमएफ करंट से कितना लीड कर रहा है, तो tan फाई हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan फाई का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan फाई
फाई हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, VL, और बेस कितना है, VC, यानी सॉरी VR, तो VL बाय VR, VL बाय VR। तो VL का वैल्यू है हमारा IXL एंड VR का वैल्यू है IR, तो I कैंसिल हो जाएगा, तो tan phi आ जाएगा फेज डिफरेंस इक्वल्स टू XL बाय XR। तो यहां से अगर हम phi लिखना चाहें तो phi आ जाएगा tan इनवर्स XL बाय XR, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि EMF लीड विथ करंट इन सीरीज LR सर्किट with phase phi और phi equals to tan inverse XL by R। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट EMF lead current with phase phi equals to tan inverse XL by R। तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज RL सर्किट। तो ये हो गया हमारा सीरीज RL सर्किट या LR सर्किट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता कि होगा आपको। ये आपको याद रखना पड़ेगा इंडक्टिव इम्पीडेंस, ठीक है, जो होता है रूट ओवर XL² प्लस R², ठीक है। तो ये हो गया सीरीज RL सर्किट। अब हम आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, बेसिक्स न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे है रेजिस्टेंस R और ये इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 1/π और यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं E इक्वल्स टू 100√2 sin 100πt, ये हमारा सप्लाई, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है, ये एमीटर होगा तो रीडिंग ऑफ एमीटर, तो करना है फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या रीड करता है, एमीटर रीड करेगा IRMS। क्या रीड करेगा एमीटर, IRMS रीड करता है, ठीक है। तो हम लोग को जनरली रीडिंग ऑफ एमीटर जब भी पूछा जाए तो इसमें मतलब क्या फाइंड करना है, IRMS फाइंड करना, ठीक है। तो अब IRMS अगर यहां लिखना चाहोगे तो IRMS होगा क्या, ERMS। अब RL सर्किट है तो RL सर्किट में नेट रिएक्टेंस क्या होता है, जिसको हम लोग इंडक्टिव इम्पीडेंस बोलते हैं। तो IRMS क्या लिखेंगे, IRMS ERMS बाय ZL लिखेंगे, ठीक है। तो ERMS को हम इजीली निकाल सकते हैं। ये पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड पीक वैल्यू ऑफ EMF है, यानी ये E नॉट का वैल्यू है। तो यहां से ERMS निकालोगे तो ERMS का वैल्यू क्या मिलेगा, E नॉट बाय √2 होता है। तो E नॉट हो गया 100√2 बाय √2, ये आ गया 100 वोल्ट, ERMS का वैल्यू आ गया 100 वोल्ट। और ZL का वैल्यू निकालना आपको सिखाया गया है, फार्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ZL इक्वल्स टू रूट ओवर XL² प्लस R²। अब देखो यहाँ पे L ओमेगा तुमको लिखना पड़ेगा, ये देखो ये है L और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू होता है ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग L ओमेगा करके यहाँ रख सकते हैं। तो L का वैल्यू है हमारे पास 1/π, ओमेगा का वैल्यू है 100π का होल स्क्वायर और प्लस रेजिस्टेंस है 100, रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लिया वो 100 ओम ले लेते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 100² प्लस 100² हमारा वैल्यू आएगा 100√2 ओम। तो हमारा ZL का वैल्यू आ जाता है 100√2 ओम, ठीक है। तो अब वैल्यू रखेंगे, IRMS निकल जाएगा हमारा, IRMS इक्वल्स टू ERMS का वैल्यू कितना आया 100 वोल्ट और ये आ गया 100/√2, 100 कैंसिल हो जाएगा 1/√2 एम्पीयर। तो ये हमारा आ जाएगा IRMS 1/√2 एम्पीयर, ठीक है। ये हो गया IRMS की वैल्यू से निकाल सकते हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि IRMS का वैल्यू समथिंग कुछ दिया रहता कि 1 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर है और L का वैल्यू निकाल के लिखा हो या R का वैल्यू निकाल दो, तो सेम प्रोसेस यूज होता, ठीक है। तो यहाँ पे बस L निकालना होता है, L इनपुट कर देते हैं, या फिर R निकालना होता है, R पुट करते थे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, L और R का वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरे टाइप में लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। मान लो ये 100 ओम है हमारे पास और ये 1/π हेनरी ही है। यहाँ पे रीडिंग ऑफ एमीटर ही पूछा होगा, लेकिन सप्लाई ऐसे दिया होगा,
सप्लाई दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू दिया रहता है 220 वोल्ट, ये वैल्यू ERMS होता है और ये 50 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी। समझा? तो ये वैल्यू होता है ERMS और ये वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो ERMS का वैल्यू 220 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है, यानी हमको क्या फाइंड करना है? अगर IRMS फाइंड करना है तो IRMS हमको पता है क्या होता है, ERMS पर ZL होता है, यानी हमको फाइंड करना है ZL का वैल्यू, इंडक्टिव इम्पीडेंस। तो ZL पता है आपको कि होता है √XL² + R²। तो अभी हम जस्ट निकालें, यदि दोबारा कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसका वैल्यू आ जाएगा √100√2। कितना आ जाएगा वैल्यू? 100√2। दोबारा निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ZL आ जाएगा 100√2। तो यहाँ पे IRMS हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा IRMS ERMS का वैल्यू है 220 वोल्ट बाई 100√2। इसको कैलकुलेट कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा आंसर IRMS। ठीक, 22/10 कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक ये हो गया हमारा RL सर्किट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं RC सर्किट में। RC सर्किट भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं RC सर्किट के बारे में। तो जैसे RL सर्किट होता है वैसे RC सर्किट होता है, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टर है हमारे पास R और कैपेसिटर है C और यहाँ पे सप्लाई EMF है E=E0 sin ωt। ठीक है, रेजिस्टर है R, कैपेसिटर है C और सप्लाई EMF E=E0 sin ωt। तो बहुत इजी है यहाँ पे करना है। आपको पता है कि दोनों अगर सीरीज में है, दोनों अगर सीरीज में है तो करंट दोनों में सेम जाएगा, करंट सेम होता है सीरीज में। लेकिन जिधर रेजिस्टर में जिधर करंट होता है उधर ही EMF होता है, लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, EMF लैग कर जाता है। कैपेसिटर के EMF लैग करके विद फेज π/2। अब बना देंगे फेजर डायग्राम। अगर करंट इधर जा रहा है तो जिधर करंट जाता है उधर ही रेजिस्टर में क्या जाता है, EMF जाता है। ठीक है, और कैपेसिटर का फेज डिफरेंस आ गया, कैपेसिटर का EMF लैग हो गया विद फेज π/2। अब ये जो VR और VC आया है यही रिजल्टेंट है सप्लाई EMF का। तो जो सप्लाई EMF इंस्टेंटेनियस सप्लाई EMF मिल रहा होगा उसी का रिजल्टेंट है, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा VC² + VR²। ठीक है, जो सप्लाई EMF आ रहा है वही समथिंग कुछ कैपेसिटर में गया, समथिंग कुछ रेजिस्टर में गया, लेकिन इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 था, तो √VC² + VR²। तो यहाँ पे E की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, E है हमारा E0 sin ωt और यहाँ पे VC की जगह हम लोग लिख सकते हैं IXC² और VR की जगह IR का होल स्क्वायर। I² कॉमन निकालो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I² कॉमन निकालेंगे इधर आ जाएगा I और इधर आ जाएगा √XC² + R² और इधर है हमारे पास E0 sin ωt। तो ये I का वैल्यू हमारे पास आ गया E0/√XC² + R²। ठीक है, और ये आ जाएगा sin ωt। तो ये हो गया I का वैल्यू। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे I0, यानी I0 = E0/√XC² + R²। और यहाँ पे जो √XC² + R² है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव इम्पीडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव इम्पीडेंस। इसका यूनिट ओम ही होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो बोलते हैं कैपेसिटिव यूनिट। अगर XC का वैल्यू नहीं पता है तो XC की जगह हम क्या लिखते हैं 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R² ऐसे लिखा जा सकता है। और ओमेगा नहीं पता है तो ओमेगा की जगह हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2πf। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/2πf × c का होल स्क्वायर प्लस R²। तो ये हो गया हमारा RC सर्किट। अब देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है कि EMF लैग कर रहा है विद फेज φ। हम लोग मान लेते हैं ये एंगल है φ, EMF लैग विद करंट विद फेज φ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिखेंगे EMF लैग विद करंट विद फेज एंगल φ। तो tan φ अगर हम निकाल
करना चाहें तो यहाँ मॉड लगा कर लिख दिया जाएगा BC बाई VR, जो कि हो जाएगा IXC बाई IR, IR कैंसिल हो जाएगा तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स XC बाई, तो ये आ जाएगा इस फेज एंगल से EMF लैग हो रहा होगा। और यहाँ पे अगर IRMS का सर्किट वोल्टेज आता है और पूछा जाता है कि IRMS बता दो, IRMS बताना कोई टफ तो है नहीं, ERMS बाई यहाँ पे करेंगे ZC करते हैं, ठीक है ना, ZC होता है कैपेसिटी इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा हमारा IRMS का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा RC सर्किट। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स लेते हैं RC सर्किट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ये है हमारा, ये है रेसिस्टर 100 ओम ले लें हम लोग, और ये हो गया कैपेसिटर जो है 100 बाई पाई माइक्रोफराड, ठीक है। और ये सप्लाई हमको मिला है, सप्लाई सपोज कर लेते हैं मिला है 100 साइन 100 पाई, ये हमारा E इसका सप्लाई है। और यहाँ रीडिंग ऑफ एमीटर निकालना है, क्वेश्चन ये है फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब क्या, IRMS का वैल्यू। तो IRMS का वैल्यू निकालना है तो हमको पता है IRMS क्या होता है, ERMS बाई ZC होगा। तो अगर ERMS का वैल्यू पता है और ZC का वैल्यू पता है तो IRMS का वैल्यू इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो ERMS हम ले लेते हैं, ये वैल्यू है पीक वैल्यू, यानी E0 का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो ERMS का वैल्यू हो जाएगा हमारा 100 बाई √2, ठीक है। ये ERMS का वैल्यू पता चल गया। अब हम ZC का वैल्यू अगर पता चल जाता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ZC का वैल्यू निकालते हैं, ZC होता है हमारा 1 बाई ओमेगा C। तो ओमेगा क्या लिखा है, ये लिखा है ओमेगा 100 पाई, तो यहाँ पे ओमेगा लिख देंगे 100 पाई, और C का वैल्यू है 100 बाई पाई माइक्रोफैराड, यानी 100 बाई पाई माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁶ का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर, R है 100 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा ZC। तो यहाँ दिख रहा है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁴ और 10⁻⁶, तो 10⁻⁻2 नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, यानी 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर आएगा हमारा 100√2 ओम, कितना जाएगा 100√2 ओम। तो अब ZC पता चल गया, ERMS पता है, तो IRMS की वैल्यू इसी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, IRMS इक्वल्स टू ERMS हमारा 100 बाई √2 और ZC की वैल्यू है 100√2, 100 कैंसिल और √2 मल्टीप्लाई कर 1/2 एम्पीयर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा IRMS 1/2 एम्पीयर, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। एक छोटा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये सेम चीज लेते हैं, 100 ओम ही लेते हैं, और ये वही लेते हैं 100 बाई पाई माइक्रोफैराड। तो ZC के वैल्यू आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसको लेते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, स्टैंडर्ड जो हमारा होता है। और रीडिंग ऑफ एमीटर निकालो, तो यहाँ पे सेम चीज दिया हुआ है कि भाई रीडिंग ऑफ एमीटर निकालना है, दैट्स मींस IRMS निकालना है, ठीक है। तो IRMS का वैल्यू सीधा पता है हमको, क्या होता है, ये वैल्यू है ERMS, तो IRMS का वैल्यू सीधा हम लिख देंगे ERMS में 220, और यहाँ ZC ऑलरेडी हमारा निकाला हुआ था, सेम वैल्यू इसलिए दिया गया कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया, और कैलकुलेटर के लिए ये हो जाएगा हमारा 22/10√2 एम्पीयर, ठीक है। ये हो गया हमारा RC सर्किट। अब एक और सर्किट है जिसको बोलते हैं LC सर्किट, वो भी हम लोग देख लेते हैं। LC सर्किट, ठीक है, LC सर्किट। तो यहाँ पे हमारा A होगा और यहाँ पे होगा C, ठीक है, और यहाँ सप्लाई देंगे इंड्यूस EMF, सॉरी EMF E0 साइन ओमेगा, ठीक है, E0 साइन ओमेगा। अब हमें पता है कि सीरीज है भाई, तो जब सीरीज होगा तो करंट दोनों में होगा सेम, लेकिन कैपेसिटर में EMF लैग हो जाता है और इंडक्टर में EMF लीड करता है। इसका फेजर डायग्राम है, ये हो गया I, VC आ जाएगा नीचे और VL आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे लिख रहा है कि दोनों का फेज एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक है, और इधर तो है नहीं कुछ EMF है नहीं, हम लोग फेजर डायग्राम EMF बना रहा था I को रेफरेंस के लिए। तो यहाँ हमको सपोज करके चलना पड़ेगा कि कोई एक वैल्यू ज्यादा होगा, कोई एक वैल्यू कम होगा इन दोनों में से। तो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इफ VL ग्रेटर देन VC, इफ VL ग्रेटर देन VC, तो नेट इंड्यूस नेट EMF आएगा VL माइनस VC इधर आ जाएगा, ठीक है, और करंट इधर आएगा।
तो वहां पे सीधा क्लियर कट हमको दिख रहा है कि भाई नेट ईएमएफ लीड करेगा विद फेज पाई बाय 2। और अगर VL लेस VC हो जाएगा तो हमारा सीधा ऐसा हो जाएगा VC माइनस VL, और ये आ जाएगा तो यहां पे लिखेंगे ईएमएफ लैग विद फेज पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा LC सर्किट। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव इम्पीडेंस, कैपेसिटिव इम्पीडेंस ऐसा कोई चीज यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, अगर तुम निकालना चाहो, रिलेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ये हमारा ज्यादा सिलेबस में है नहीं। तो ये हो गया LC सर्किट। बस यहाँ पे ये देखना होता है कि VL ग्रेटर VC तो ओवरऑल ईएमएफ लीड करेगा विद फेज पाई बाय 2, एंड VL लेस VC तो ओवरऑल ईएमएफ लैग करेगा विद फेज पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो ये अगर तुम इक्वेशन बनाना चाहो तो इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं हम लोग, रिलेशन ऐसे बना सकते हैं कि अगर मान लेंगे VL ग्रेटर VC है, इफ VL ग्रेटर देन VC है तो इंड्यूस ईएमएफ जो सप्लाई कर रहे हैं जो भी है E0 sin ओमेगा t, वो इक्वल हो जाएगा VL माइनस VC के। ठीक है, VL की जगह हम लोग लिख सकते हैं IXL और VC की जगह IXC लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा E0 sin ओमेगा t, तो I इक्वल टू हो जाएगा E0 by XL माइनस XC sin ओमेगा t, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, रिलेशन निकाला जाए तो I और इसका ये रिलेशन हम लोग निकाल कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आपको। ये हो गया LC सर्किट। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे सीरीज LCR सर्किट एंड पैरेलल LCR सर्किट। ठीक है, उसके